साइकेट्रिक प्रैक्टिस में जब क्लिनिकल प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं, मरीज़ ओपीडी में इंडोर में देखे जाते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन जो क्लिनिकल सिचुएशन हमारे सामने आती है वो ये डिफरेंशिएट करना समटाइम मुश्किल हो जाता है कि जी पेशेंट लेट्स से कि पेशेंट ने प्रेजेंट किया इस कंप्लेंट के साथ कि जी पेशेंट गिर पड़ते हैं, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, जिस्म अकड़ जाता है, इस तरह की किसी कैफियत के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया, तो नाउ सम टाइम मुश्किल हो जाता है कि जी वेदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी और कन्वर्जन रिएक्शन। तो इस हवाले से जो एपिलेप्सी है वो एक साइकेट्रिक प्रैक्टिस में बहुत ही उसको हमें डीपली देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हमने ये बुनियादी तौर पे कन्वर्जन रिएक्शन को डिफरेंशिएट इससे करना होता है और ये सम टाइम मुश्किल भी हो जाता है। तो आज इस हवाले से हम कुछ आपके सामने पॉइंट रखेंगे कि जी ये कन्वर्जन का दौरा और जो एपिलेप्सी का दौरा होता है, मिर्गी का दौरा या जिसे उर्फ़ आम में नफसियाती दौरे या छोटे दौरे के नाम से भी लेमन टर्म में कहा जाता है, उसमें और जो मिर्गी के दौरे में क्या फ़र्क होता है। याद रहे कि यहाँ पे हम जो एपिलेप्सी की टाइप बयान करेंगे वो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें यानी झटके लगते हैं और पेशेंट बेहोश हो जाता है, जिसमें अकड़ा होता है, उसको हम बयान करेंगे। क्योंकि एपिलेप्सी की मोर देन डजन टाइप्स हैं, तो वो सारी डिस्क्राइब करना इस वक्त जो है ना हमारा वो मकसद नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट कॉमनली मिस्टेक होती है वो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी और जो कन्वर्जन रिएक्शन है उसके दरमियान होती है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं वो हमने कोशिश करते हैं कि हाईलाइट किए जाएँ ताकि मरीज़ को भी समझने में मदद हो, फैमिलीज़ को भी, और जो हमारे जो जूनियर कोलीग्स हैं जो साइकेट्रिक प्रैक्टिस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सबसे पहले तो इसकी आनसेट की बात करेंगे, हम कंपैरेटिव टर्म में आपको बताते जाएंगे। आनसेट की अगर हम बात करें, जो एपिलेप्सी का आनसेट होता है वो ऑलवेज़ सडन होगा, अचानक होगा, पेशेंट को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, इतना सडन होगा। कन्वर्जन में ये चीज़ नहीं होगी, आपको घर वाले बताएंगे, पेशेंट खुद बताएगा कि जी उनको पता चल जाता है, वो संभल जाते हैं, कभी गिरते नहीं हैं, इस तरह की इंजरी वगैरह नहीं होती। एक तो ये चीज़। ऑरा की अगर हम बात करें, ऑरा क्या होता है? ऑरा इज़ बेसिकली कन्फाइंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्टिक एक्टिविटी, उसे हम ऑरा कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। ऑरा क्या होता है? ऑरा ये होता है कि जी आपको ट्रू एपिलेप्टिक फिट से पहले कुछ इंडिकेशन मिल जाती हैं और वो पेशेंट स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑराज बयान किए जाते हैं, ऑरा या हम इसको वार्निंग साइन भी कह सकते हैं ट्रू एपिलेप्सी में, वो ये होता है कि पेशेंट को लगता है कि जी गैस्ट्रिक अपसेट होना शुरू हो गया है और इस तरह जैसे कोई गैस का एक गोला सा बनना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है, यानी कि डिस्पेप्सिया और इंडिजेशन की मिक्स जो फीचर आते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट इज़ वेल फेमिलियर विद दिस एपिसोड के जी जब भी ये होता है तो उसके बाद फिट पड़ जाता है। दूसरा, फ्लैशिंग इन द आइज़, पेशेंट को लगता है कि जी लाइट्स आँखों में झपकना शुरू हो जाती हैं। ये दो जो है ना ये कॉमन ऑराज होते हैं। कन्वर्जन रिएक्शन में इस तरह का कोई और इतना स्पेसिफिक ऑरा पेशेंट आपको नहीं बताएगा। आप जब एलिसिट करने की कोशिश करेंगे पेशेंट डिनाई करेगा। एक तो इसका आनसेट हो गया, ऑरा का हमने बता दिया। लोकेशन और सेटिंग की अगर हम बात करें, जो एपिलेप्सी होगी इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगी कि ये कब अकर होगा। इट कैन अकर एनी टाइम, इट कैन अकर एनीवेयर। तो आपको इस तरह की हिस्ट्री मिलेगी कि जी लाइक डेंजरस प्लेसेस पे भी ये हो गया, पेशेंट बाइक पे जा रहे थे, इट जस्ट हैपेंड, पेशेंट कोई आग का काम कर रहे थे, कोई बिजली का काम कर रहे थे, स्टेयर पे जा रहे थे, तो इट कुड हैपन एनीवेयर एनी टाइम। कोई इसकी ये स्पेसिफिकेशन इस तरह की नहीं होती। रिजल्टेंटली आपको हिस्ट्री मिलेगी कि जी हिस्ट्री ऑफ फॉल, हिस्ट्री ऑफ सीवियर इंजरीज़। इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनका पूरा मुंह जल गया होता है, हाथ जल गया होता है, क्योंकि वो कुकिंग करते हुए उनको फिट पड़ जाता है, गिर जाते हैं, लेग फ्रैक्चर हो जाती है, स्टेयर पे जा रहे थे। इसी तरह अगर कोई नहर के साथ, पानी के साथ चले जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती है। बिजली का काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती, रोड क्रॉस कर रहे हैं। कन्वर्जन में ये नहीं होगा, कभी भी आपको इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जी कभी कोई इस तरह की इंजरी नहीं हुई, कभी कोई ख़तरनाक प्लेस पे ये नहीं हुआ। अब इस पे सेटिंग पे आ जाइए। जो एपिलेप्टिक फिट है ये पब्लिक में भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, नींद में भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। चूँकि कन्वर्जन की बात करें
तो ये यूजुअली एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में होगा। और जब पेशेंट एलोन होगा तो ये देखा गया है कि एपिलेप्टिक फिट तो पड़ सकता है जब पेशेंट एलोन होगा, लेकिन जो डिसोसिएटिव फिट है बहुत ही रेयर है कि जी वो पेशेंट जब अकेला हो तो उसे वो दौरा पड़ जाए। यूजुअली एक ख़ास सेटिंग में ख़ास लोगों के दरमियान ये होता है। बहुत रेयर है कि जी नींद में, डीप स्लीप में कन्वर्जन का रिएक्शन हो जाए, नहीं हो सकता। एपिलेप्सी यस वो हो सकती है, कन्वर्जन जो है ना ये नहीं हो सकता, ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद जब कॉन्शियसनेस की हम बात करें, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज रूल इन जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लोनिक एपिलेप्सी। जो मिर्गी का दौरा होगा, जिसे उर्फिया में बड़ा दौरा कहा जाता है, इसमें जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, बेहोशी जो पेशेंट की होगी वो मुकम्मल होगी। वो ज़ाहिर है उसकी अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उस लेवल पे जब चीज़ें एक्टिवेट होती हैं तो पूरे कार्टेक्स को इन्वॉल्व करती हैं, तो ये पैथोफिजियोलॉजिकली भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो कन्वर्जन का जो रिएक्शन होगा उसमें कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। पेशेंट आपको बताएंगे कि जी वो जब गिर जाते हैं, बेहोश होते हैं, उन्हें पता होता है कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ ना कुछ पता चल रहा होता है, वेयर अबाउट्स का पता होता है। चूँकि कभी वो ख़तरनाक जगह पे नहीं गिरे, कभी अकेले नहीं हुआ, तो ये भी इस चीज़ को पॉइंट करता है कि जी कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता। एक तो ये इसमें बुनियादी चीज़। दूसरी, अकड़ाव की जो कैफियत होगी वो एपिलेप्सी में टिपिकल होगी। ये क्यों कहा जाता है जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक? जनरलाइज मीन पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, टॉनिक मीन पहले बॉडी अकड़ाव में जाएगी, फुल बॉडी अकड़ाव में जाएगी, उसके बाद जो है ना वो फिर टॉनिक फेज़ आएगी। बॉडी एक स्टिफनेस की फेज़ में गुजरेगी, स्टिफनेस के बाद फिर उसमें झटके की कैफियत आना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से इसका नाम भी इस हवाले से दिया जाता है। अच्छा, जो कन्वर्जन में होगा वो इस तरह नहीं होगा। कन्वर्जन में जो टिपिकल टॉनिक क्लोनिक टाइप होगी, जिसमें पहले अकड़ाव आता है फिर क्लोनिक जर्क पड़ना शुरू होते हैं, वो नहीं होगा उसमें, और इतनी स्पेसिफिसिटी के साथ भी नहीं होगा। हो सकता है इसमें एक पॉइंट होता है कि जी अगर फैमिली में किसी और को ट्रू एपिलेप्सी है तो वो सिम्टम लर्निंग कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले पेशेंट में आ सकती हैं, उसी तरह पेशेंट मिमिक कर सकता है, लेकिन फिर भी जो ट्रू एपिलेप्सी होगी, जो कन्वर्जन होगा, उसमें ड्रामेटिक फ़र्क होगा। एक तो ये बुनियादी चीज़। दूसरा, जो जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर होंगे या एपिलेप्टिक ट्रू एपिलेप्सी होगी, इसके जो पैटर्न होगा फिट्स का, वो उसमें आपको स्टीरियोटिपिक मूवमेंट नज़र आएंगे, यानी जब भी होगा, जहाँ भी होगा, उसकी मूवमेंट एक जैसी होगी। कन्वर्जन में नहीं होगा। कन्वर्जन की मैनिफेस्टेशन, उसकी अलामात, कन्वर्जन रिएक्शन की नेचर वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड। वो जो जहाँ भी होगी वो अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी या अदर कोमार्बिड जो स्ट्रेसर चल रहे होते हैं उसके हवाले से वो वेरी कर सकती है, यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, आगे आ जाइए कि जी इंजरी का मैंने बता दिया आपको कि एपिलेप्टिक पेशेंट में इंजरी हो सकती है, सीवियर इंजरी भी हो सकती है, और वहाँ पे कन्वर्जन रिएक्शन में बहुत रेयर है, अनकॉमन है कि जी इंजरी, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए तो वो और बात है। टंग बाइट वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रू एपिलेप्सी होती है, टंग बाइट इसमें होती है, क्योंकि आप ये जो टंग होती है वो सीयर चूँकि अचानक पड़ता है, अपर जा लोअर जा बिल्कुल पहले टॉनिक और फिर क्लोनिक फेज़ में जाते हैं, तो टंग दांतों के दरमियान अगर आ गई तो वो सीवियर इंजरी होती है। यहाँ तक होती है कि टंग पंक्चर हो जाती है, दांत बिल्कुल आर पार उसको इंजर कर देता है। और ये पेशेंट जब आप देखेंगे, जब उन्हें कहेंगे कि जी अपनी टंग प्रोट्रूड करें, तो आपको लगेगा कि जी ये सकारिंग हुई है, ब्राउनिश समटाइम ब्लूइश सकारिंग हुई हो, इतनी सीवियर ये जो है ना इंजरी होती है। इसमें जो अहम बात है कि वो कन्वर्जन में टंग बाइट हो सकती है, लेकिन इसमें वो बहुत माइनर होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमेशा टिप ऑफ टंग पे इस तरह जो है ना वो हो सकती है, बहुत माइल्ड और टिप ऑफ टंग पे, जबकि एपिलेप्सी की जो है ना वो साइड वाइज जो इंजरीज होती हैं वो होती हैं। फ्रॉथिंग, ये दोनों आप पेशेंट बताएंगे। ये जो मिर्गी वाले पेशेंट होंगे वो भी आपको बताएंगे कि मुंह में झाग बन जाता है, और जो कन्वर्जन वाले होंगे वो भी बताएंगे, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप और से सुने तो चंद चीज़ें बड़ी क्लियरली पेशेंट और फैमिली आपको बताएंगे। झाग का वर्ड यूजुअली जो एपिलेप्टिक पेशेंट और फैमिली यूज़ करेंगे। जो फैमिली होगी वो आपको बताएगी कि मुंह में झाग बन जाता है, जो कन्वर्जन रिएक्शन वो आपको बताएंगे लुआब गिरता है।
थोड़ी सी थूक निकलती है। इसमें भी बुनियादी फ़र्क है। अगर इसकी आप पैथोफिजियोलॉजी और एनाटॉमिकली चीज़ों को देखें तो जब टॉनिक क्लोनिक सीजर होते हैं तो इसमें जा की चर्निंग मूवमेंट होती है। जिस तरह जानवर, गाय और भैंस वगैरह चर्न करती हैं तो ये जा भी आपका चर्निंग साइड वाइज मूवमेंट करता है। तो उसकी वजह से जो आपका सलाइवा होता है, थूक होता है, उसकी चर्निंग मूवमेंट की वजह से मुंह के बाहर झाग बनना शुरू हो जाती है ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ एयर। तो ये झाग की डिस्क्रिप्शन और काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में झाग बन जाती है। और सिंपल लुआब या वेटनेस की डिस्क्रिप्शन भी इसमें हेल्पफुल हो सकती है किस तरह होगी। अच्छा, दूसरा एक अहम बात होती है कि जी चूँकि ये सीवियर मूवमेंट होती है जा की, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होती है। तो आपको पेशेंट बताएंगे कि जी उनका जो माउथ है वो ख़ासतौर पे लिप्स जो है ना वो सैनोज्ड, समटाइम ब्लैकिश कलर भी वो ले लेते हैं, ब्लूइश कलर भी वो उनका हो जाता है। जबकि वहाँ पे कन्वर्जन रिएक्शन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। वो पेशेंट आपको बताएंगे कि दे बिकम पेलर, उनका पूरा जो माउथ है और ये जो ये एरिया है लिप्स के अराउंड फेस, ये पेलर हो जाता है। कोई सायानोसिस, ब्लूइश या ब्लैकिश इस तरह की चीज़ वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। इनकॉन्टिनेंस अगर तो ये एपिलेप्सी में होगी तो इसमें पेशेंट बिकम इनकॉन्टिनेंट। अगर ब्लैडर फुल है पेशेंट का तो उसमें हो सकता है कि जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो हो जाए। पेशेंट आपको बताएगा कि जी पेशाब निकल जाता है कपड़ों में जब भी दौरा पड़ता है, इन केस के ब्लैडर फुल है। कन्वर्जन में ऑब्वियसली ये कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जब ये कैफियत ख़त्म हो जाती है, एक बात जहन में रखें कि जी जो एपिलेप्टिक फिट होता है वो बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए होता है, विद इन 1-2 मिनट ये सबसाइड हो जाता है अनटिल अनलेस के प्रोलॉन्ग कर जाए वो एक स्टेट एपिलेप्टिकस जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ एन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। अदरवाइज यूजुअली ये सबसाइड कर जाता है विद इन 2 मिनट। कन्वर्जन रिएक्शन प्रोलॉन्ग होगा क्योंकि वो उसमें अटेंशन सीकिंग, सेकेंडरी गेंस, वो एक डिफरेंट उसकी एक पैथोफिजियोलॉजी होती है, ये शार्ट होगा। लेकिन इसके बाद जो फेज़ इंस्यू करेगी एपिलेप्सी के बाद वो एक प्रोलॉन्ग्ड फटीग और एक ड्राउजीनेस और पेशेंट बिकम स्लीपी। फैमिली आपको बताएगी कि उसके बाद पेशेंट जब उठते हैं तो ये भूली भूली बातें करते हैं। इनको कॉन्शियसनेस चूँकि भी रिट्रीव हो रही होती है, चीज़ें याद नहीं रहती, यादाश्त के मसाइल आते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जी ये बहुत थके हुए हैं और फ़ौरन ही बेड पे इनको हम सुलाते हैं तो ये डीप स्लीप में चले जाते हैं। पेशेंट से जब आप पूछते हैं, पेशेंट आपको बताएगा कि जी उसके बाद पूरा दिन, अगर ये मॉर्निंग में हुआ तो रात को, मॉर्निंग में हुआ तो पूरा दिन, रात को है तो पूरी रात ऐसे लगता है कि जिस्म पे जैसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हों, जैसे कहीं से गिरे हों। जिस्म का एक एक हिस्सा जो है ना वो बहुत पेनफुल होता है। ये जिसे पोस्ट इक्टल हम ड्राउजीनेस और फटीग के नाम से भी कहते हैं। अगर वहाँ पे आ जाएँ कन्वर्जन रिएक्शन में, उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी अनटिल अनलेस कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है जिसकी वजह से सेकेंडरीली अगर कोई इशू हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छा, इन केस आपके सामने फिट पड़ गया है, ये भी एक कॉमन क्लिनिकल सिचुएशन होती है। लेट्स से कि आप राउंड कर रहे हैं, आप वार्ड में बैठे हुए हैं, पेशेंट देख रहे हैं, सडनली वही फिट पड़ गया। पेशेंट और फैमिली आपको बताती है, डॉक्टर साहब देखें जी वही फिट है जो हम जिसके आपको कंप्लेंट कर रहे थे। देयर आर सर्टन वेज टू डिटरमाइन कि जी वेदर ये जो फिट पड़ा है ये पेशेंट को वाक़तन ट्रू एपिलेप्सी है या कन्वर्जन रिएक्शन। उसके कोई फिज़िकल मेथड भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप आइज़ का एग्जामिन करेंगे फिट के दौरान या फिट के बाद, फिट के दौरान थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो ही फिट सबसाइड होगा तो आप एग्जामिन करेंगे तो जो पिपल डिलेटेशन ये होगी, पिपल्स जो है ना वो डायलेटेड होती हैं बोथ साइड पे बाइलैटरल। सेकेंडली, जब रिफ्लेक्स करेंगे तो जनरलाइज्ड हाइपर रिफ्लेक्सिया आएगा। टोन देखेंगे, बॉडी की टोन इंक्रीज्ड आएगी, बॉडी की टोन जनरली जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी। एक और टेस्ट होता है जो कि बड़ा अहमियत हासिल कर जाता है उस सिचुएशन में जब हमें ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि जी सारे टेस्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल और भी बुनियादी टेस्ट कर लिए गए, बेसलाइन कर दी गई, ईजी हो गई और हम ये क्लियर कट इस नतीजे पे नहीं पहुँचे कि वेदर इट इज़ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी और कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो उसमें विद इन 20 मिनट अगर फिट के ब्लड सैंपल ले लिया जाए तो उसमें सीरम प्रोलैक्टिन लेवल जो है ना वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसकी सर्टेन अमाउंट होती है, अगर उसे एक्सीड कर जाए तो इट स्ट्रांगली पॉइंट्स टुवर्ड्स ट्रू एपिलेप्सी। तो ये चंद गुजारिशात थी जिनको हम समझते हैं कि जी अगर हम जहन में रखें, फैमिली भी जहन में रखें, तो इससे बहुत सी एक जो गैर ज़रूरी परेशानी में हम पड़ जाते हैं तो उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया।